Acha. I think everyone is here. Switch on your videos, everyone, please. तो आज हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो डेरिवेशन है तो करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को. तो जो मैं करता जाऊंगा तो आप समझते भी जाना और अपना लिखते भी जाना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point due to an electric dipole. तो अगर लेट से हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया. डाइपोल मतलब जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a, है ना. इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट से 2a हो गया. और इसके सेंटर ऑफ द डाइपोल से कुछ r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, लेट से पॉइंट P, और इसका डिस्टेंस इससे r है. माइनस क्यू से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है, माइनस क्यू से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है मान लो r1 है, और प्लस क्यू से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो लेट से r2. ये जो एंगल है, ये एंगल लेट से थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? अब ये एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्राम, वो बीच में चला गया था स्पीकर. ये है कि यहाँ पे एक डाइपोल है जिसपे दो चार्ज होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इस डाइपोल का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2a. तो ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, मान लो पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और कोई पॉइंट P है जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से एट ए डिस्टेंस r है. और ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ A हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ O से B का डिस्टेंस ये भी A हो जाएगा. क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है. क्लियर है ना? यस सर. अब हम लोग यहाँ पे इसको अगर देखो, सो वी हैव जो डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है P इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू Q इंटू 2a, राइट. और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, यहाँ पॉइंट A पे जो चार्ज माइनस Q है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे है, तो हम लोग लिखेंगे सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P ड्यू टू चार्ज माइनस Q इज इक्वल टू, मान लो V1 से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस Q बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो गया। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q is equal to V2, that is plus Q by 4 pi epsilon naught R2. Now, जो नेट पोटेंशियल है दोनों चार्ज की वजह से जो टोटल पोटेंशियल है उसको ऐड कर देंगे। सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V, which is V1 plus V2. So that will be equal to Q by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया बेसिकली, तो इस पर नेगेटिव चार्ज था तो -1/R1 हो गया और ये +1/R2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ना अब हम लोग इसका जो ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, इस डायग्राम से हम लोग ये वैल्यू निकाल के आते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम है, इससे हम लोग कोसाइन रूल से R1 और R2 का वैल्यू R और A के टर्म्स में निकालेंगे। तो ट्राइंगल POA में, इन ट्राइंगल POA हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर। So R square plus of A square plus of 2AR cos of, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, -2AR cos of 180 माइनस थीटा। अब हमें cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस ऑफ 2AR cos of theta। राइट। अब दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लोग R2 स्क्वायर को, ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos of angle between them, that is theta। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन को, अब इसमें क्या करो, और थोड़ा सा एक ये कर लो, इसमें क्या करो, तुम R स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, मतलब R स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर को अगर हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A अपॉन R
cos थीटा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2a अपॉन आर cos थीटा। क्लियर बच्चों? हाँ जी सर। Now this equation take it as 2 and this equation take it as 3. यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ये की बच्चा है आदित्य, यस सर। दूसरा अभिजीत जिसने वीडियो ऑन कर रखा है, बाकी तो पता नहीं क्या ही कर रखे हैं। जय हो प्रभु जी की। मत करो हम, मेरा क्या लोगे हम, तो अब हम बोलेंगे भी नहीं। बोल के क्या करेंगे जब तुमको सुनना ही नहीं है, तो उसमें क्या करना है हम लोग बोल के। ये हो गया, लिख लिया सबने? 1 मिनट सर, बस थोड़ा सा लिखना है लास्ट का। लिख लो प्लीज। डन एवरीवन? हाँ जी सर। सभी का हो गया ना बच्चों? यस सर। यस सर। तो अब अगर हम दूसरे इस पे जाएं तो हमारे पास दो इक्वेशन था। पहला इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था v इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, और दूसरा निकाला R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2a बाय R cos थीटा, और दूसरा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2a बाय R। सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2a बाय आर cos थीटा, राइट? अब देखो, since this is a short dipole, a will be very less than r. So for short dipole, we have a is very less than r. तो मतलब a square by r square will be very less than 1. So इससे हमारा क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये a स्क्वायर बाय r स्क्वायर इसको और यहाँ पे इसको दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस 2a बाय r cos थीटा, और दूसरा r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a बाय r cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, 1 बाय R2 और 1, इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, 1 बाय R2 और 1 बाय R1। तो देखो इसको कैसे करेंगे, R1 निकाल लोगे तो R1 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर 1 प्लस 2a बाय R cos थीटा रेज टू द पावर 1 बाय 2। R स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो R हो जाएगा, और यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R 1 माइनस 2a बाय R cos थीटा रेज टू द पावर 1 बाय 2। अब इसी से अगर आप लेके आओगे 1 बाय R2, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 1 बाय R2 क्या हो जाएगा, 1 बाय R 1 माइनस 2a बाय R
cos theta raised to the power -1/2, और दूसरा यहाँ पे 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 + 2a/r cos theta -1/2। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इसीलिए पावर को नेगेटिव कर दे रहे हैं, 1/2 की जगह -1/2 कर दे रहे हैं। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. देखो, बिकॉज a इज लेस, वेरी वेरी लेस देन r, तो ये बिकॉज स्मॉल है, a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो बाइनोमियली जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसका हम लोग ये जो पावर होता है उसको इस वाले कफिशिएंट से लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है आप लोग को भाई? 1 + x रेज टू द पावर n को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 + nx लिख सकते हैं। कब? when x is small, if x is small, तब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ये हम लोग कहते हैं दिस इज बेसिकली अप्रोक्सीमेशन बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों? तो उसको अगर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे तो हमारा ये आ जाएगा 1/r2 इज इक्वल टू 1/r, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2a/2r, ठीक है, 2a/2r cos थीटा, और तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/r 1 + a/r cos थीटा, और उसी तरह 1/r1 जो होगा दिस इज 1/r 1 माइनस a/r cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह सॉल्व करके ये -1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -a/r cos थीटा हो गया। अब 1/r2 और 1/r1 आ गया तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q/4πε0 1/r2 - 1/r1। 1/r2 क्या है? 1/r प्लस ये r को अंदर लेके चले गए हैं तो प्लस a/r² cos थीटा -1/r1, मतलब -1/r प्लस a/r² cos थीटा प्लस 1/r, ये -1/r कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे? V इज इक्वल टू Q/4πε0 और a/r² cos थीटा और a/r² cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2a/r² cos थीटा। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। तो ये देखो Q इंटू 2a क्या होता है? P होता है ना, यस सर, डाइपोल P। डाइपोल मोमेंट, तो P cos थीटा बाय 4πε0 r²। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। पहले यहां तक लिख लो इसको। लिख लिया आप लोगों ने? ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। रिटर्न सर। लक्ष्य आ रहा है ना बेटा समझ में? यस सर, आ रहा है।
जहाँ पे नहीं आएगा मुझे रोक लेना, क्योंकि तुम शुरू में थे नहीं ना, तो शुरू के पोर्शन से कुछ ऐसा लिंक तुम्हें लगा और नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी। ठीक है सर। सब लोग लिख लो, बता देना। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी अगर किसी का मिस हुआ होगा तो मैं रात में शेयर करूंगा ये तो स्लाइड्स, तो उससे देख लेना। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे आ गया। हम लोग ने प्रूव कर लिया कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इज इक्वल टू P cos theta बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको P cos थीटा है हमारे पास, हमें पता है जो P डॉट R इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड, R अगर यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, इनटू cos थीटा, मतलब दिस इज इक्वल टू P cos थीटा। तो P cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर P डॉट R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वेक्टरली इसी को हम लोग को लिखना होगा तो इस तरीके से लिखना। सो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और वेक्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर आर। अब स्पेशल केसेस, सर वो डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। कोई भी वेक्टर का ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हम कह रहे हैं वेक्टर P डॉट R यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको P डॉट R करेंगे तो P का मैग्नीट्यूड इंटू R यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो P का मैग्नीट्यूड को बस P लिख रहे हैं, R का मैग्नीट्यूड को 1 लिख रहे हैं इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? P कॉस थीटा हो गया। तो इसी P cos थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे P डॉट R ऐसे करके लिखा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी स्पेशल केसेस में अगर हम लोग आते हैं, स्पेशल केसेस में हम लोग के पास है कि भाई जो पोटेंशियल होता है, अब इसमें हम लोग ऑन द डाइपोल एक्सिस अगर हम लोग बात करते हैं, डाइपोल एक्सिस के ऊपर थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। cos थीटा 1 है ना? तो cos थीटा यहाँ पे, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। उसके जगह cos थीटा के लिए 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अब डाइपोल एक्सिस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब उसके अलोंग अगर हम लोग बात करें माइनस क्यू और प्लस क्यू के, तो डाइपोल एक्सिस दो पॉइंट पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दोनों पे। मतलब अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट ये माइनस क्यू और प्लस क्यू पॉइंट अगर तो इस डायरेक्शन में है तब थीटा 0 डिग्री होगा, और अगर वही पॉइंट कहीं इधर है तो P से 180 डिग्री बना रहा होगा R, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यस 0, सर। सर ये मैक्सिमम वैल्यूज है ना सर? हाँ, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है
तो ये हो गया v का वैल्यू, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो v इज इक्वल टू p इंटू -1 बाय 4 पाई epsilon naught r square. So this is minus p by 4 pi epsilon naught r square. क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. अब इसी में अगर दूसरा स्पेशल केस ऑन इक्वेटोरियल प्लेन अगर हम लोग लेंगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और v का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑन इक्वेटोरियल प्लेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। सो उसमें v इज इक्वल टू p इंटू cos 90 बाय 4 pi epsilon naught r square। cos 90 हमारा 0 होता है, सो ये p इंटू 0 by 4 pi epsilon naught r square, so which is 0. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई पोटेंशियल नहीं होता। पोटेंशियल नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है, देखो ये एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे है इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब जितने डिस्टेंस इससे है उतना ही डिस्टेंस इस प्लस क्यू से है, राइट। तो माइनस क्यू की वजह से जो मान लो ये आर है और ये भी आर है, लेट अस सपोज, या आर डैश और आर डैश है, नेट पोटेंशियल क्या होगा? माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश, तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। हर पॉइंट जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, एवरी पॉइंट विल हैव नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0। यस। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया ना सभी ने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग कुछ एक दो थोड़ा थ्योरी पार्ट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक दो छोटे छोटे, तुम्हारे एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पार्ट पे आएंगे। जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P due to charge 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. So potential V is equal to point charge की वजह से potential Q by 4 pi epsilon naught R होता है, 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 हो गया। Q का वैल्यू दे रखा है 4 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय R 9 सेंटीमीटर है, 0.09 मीटर हो गया। सो दिस इज 9 into 10 to the power minus 2, तो ऊपर चला गया तो 11 minus 7 4 हो गया, 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। ये बच्चों हाँ जी सर।
अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट कह रहा है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to a point P, does the answer depend on the path along which the charge is brought? पाथ पे तो डिपेंडेंट नहीं है. वर्क डन क्या होता है? जो पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का, वही तो वर्क डन होता है, राइट? सो वर्क डन जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल, W इज इक्वल टू Q इंटू V. पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने चार्ज को ले रहे हैं? इतने चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए पोटेंशियल से उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो ये कैपिटल Q कर दो सर, ठीक है? तो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और जो पोटेंशियल है उस पॉइंट का 4 इंटू 10 टू द पावर 4 कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर, लिख लिया. Yes, sir. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट किया था जिसको कई सारे चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू all the point charges located at a point is equal to sum of the potential of each of these individual charges. तो वही कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग बात करेंगे. तो एग्जाम्पल 2.2 ये क्या कह रहा है? टू चार्जेस 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. तो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक हो गया 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, दूसरा हो गया -2 into 10 to the power minus 8 coulomb, are located 15 centimeter apart. So total जो इसका सेपरेशन है 0.15 मीटर है. अब एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? मान लो इस पॉइंट पे जीरो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और उस पॉइंट सी पे पोटेंशियल जीरो है. तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये जो डिस्टेंस होगा 0.15 माइनस ऑफ x हो जाएगा. Now potential at C is equal to, Sir, 9 from the 3 वाला चार्ज से 9 सेंटीमीटर है. sorry, 9 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे पोटेंशियल एट सी, सही है बेटा, गुड. सो यहाँ पे पोटेंशियल एट सी निकालेंगे तो ये जो चार्ज है इसके वजह से सी पे पोटेंशियल जो ए पॉइंट पे है, दैट इज 3 into 10 to the power minus 8 q by 4 pi epsilon naught x minus of 2 into 10 to the power minus 8 by 4 pi epsilon naught 0.15 minus x. ये दोनों का सम मिला के 0 हो गया. अब इक्वेट कर दो, मतलब माइनस को इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी विल हैव 3 into 10 to the power minus 8
by 4 pi epsilon naught x is equal to 2 into 10 to the power minus 8 4 pi epsilon naught 0.15 minus x. अब 10 to the power minus 8 दोनों तरफ कट गया, 4 pi epsilon naught दोनों तरफ कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 times 0.15 minus x is equal to 2 times x. तो 0.45 minus 3x is equal to 2x और 5x 0.09 आ रही है x की वैल्यू। हाँ जी बेटा, वही 9 सेंटीमीटर हो गया। जी सर। x is equal to 0.45 by 5 कर लेंगे 0.09 मीटर और x is equal to 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया सभी ने? सर इसमें आंसर मीटर में छोड़ सकते हैं? देखो क्वेश्चन Yes, sir. में दिया हुआ था ना, तो सेंटीमीटर में निकाल लो, ज्यादा बेटर है। और अगर ओके। एकदम मन बना लियो कि नहीं आज तो मीटर में ही छोड़ देंगे तो फिर गलती तो नहीं सर, निकाल लेंगे। यूनिट तो हमारा ऐसे भी मीटर ही है, तो मीटर में निकाल लोगे तो ज्यादा मतलब वो भी माना जाएगा उतना ही सही जितना सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू। सर अगर सी एग्जैक्टली इस लाइन पे नहीं होता तो फिर भी हम पोटेंशियल को ऐड करते हैं। पोटेंशियल तो हमेशा ऐड करते हैं वहां पे, लेकिन फिर डिस्टेंस x और वो जो है पाइथागोरस थ्योरम वगैरह से तो तब निकालना पड़ता है अगर हम लोग को पता रहता है। यस। लाइंस मतलब ये देखो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी में यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ द डायरेक्शन इन एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू ऐड देम टुगेदर। यस। बट यू शुड नो द डिस्टेंस। बट ओके, यस। मान लो ये यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, तो तुम ये डिस्टेंस तुम्हें पता होना चाहिए उस केस में, और ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग डाइपोल वाला केस कर रहे थे ना, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने ये इससे डिस्टेंस ये पता था, तो उससे और ये एंगल थीटा पता था, तब तो हम लोग निकाल पाए थे ना। यस। तो वो सब कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा जिससे कि फिर हम लोग निकाल सकेंगे। बट हाँ, हम लोग ऐड करके ही निकालेंगे जैसे ऐड। यस। डन एवरीवन? यस सर। तो देखो हम लोग ये कर रहे थे कि भाई हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने कर लिया पूरा, और इक्वेटोरियल प्लेन पे और डाइपोल एक्सिस पे ये भी निकाल लिया। अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करेंगे। क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस समझने के लिए ये समझो। सो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि an equipotential surface is that surface at which every point has the same electric potential. So this is your definition. So वो पूरा जो surface है, so equipotential surface is that surface at which every point has the same electric potential. मान लो हमारे पास ये एक पूरा surface है, एक plane है, इसके हर एक पॉइंट पे सेम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे प्लेन पे अगर सेम पोटेंशियल V है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा जो प्लेन है दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो ये क्या कह रहे हैं? नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर। मान लो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल V है, और ये जो यहाँ पे B पॉइंट है उस पे भी पोटेंशियल V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस VA, दैट इज V माइनस V, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया, तो अब हमारा वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बच्चों।
और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, तो Q इंटू 0 वर्क डन कितना हो गया 0 जूल्स हो गया ना। हाँ जी सर। तो वही Yes, sir. कह रहा है नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करें, एक चार्ज को मूव करेंगे, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट के बीच में 0 है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। So if point A and B lie on equipotential surface, then in that case VB is equal to VA and VB minus VA is equal to 0. So work done, ये Q यहाँ पे missing है, VB Q times VB minus VA. So Q times VB minus VA, that is equal to 0. So if DL is the small distance over the equipotential surface through which unit positive charge is carried, then work done dW is equal to E dot dl, और E dl cos theta वो 0 है, cos theta 0 है, मतलब theta 90 डिग्री है, तो E is perpendicular to dl. So electric field intensity E is always normal to the equipotential surface. अभी हम लोग ना ये जो देखते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl, राइट। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ई डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, और हम कह रहे हैं वर्क डन क्या है 0 है, तो ई डी एल कॉस थीटा 0 हो गया। ई डी एल कॉस थीटा 0 कब होगा, जब कॉस थीटा 0 होगा, और अगर कॉस थीटा 0 है मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल के बीच में एंगल क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स electric field intensity E is always normal to the equipotential surface. Okay, clear है बच्चों? Yes, sir. Can you explain it again? नहीं आया ये वाला। I will definitely. Work done क्या होता है? Work done is force into displacement. जी सर। मान एक ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके गए हो, ये डिस्टेंस DL है ना, तो F इंटू DL, F क्या हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DL डॉट DL, F डॉट DL, सो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E QE डॉट DL, राइट। यस सर। वर्क डन क्या है, यहाँ पे 0 हम लोगों ने निकाल लिया है ना। हाँ 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 जी सर। अब Q जो है इधर जाएगा, 0 बाई क्यू भी 0 ही होता है, तो E डॉट DL क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। सो E डॉट DL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E DL cos थीटा इज इक्वल टू 0। E DL बिकॉज नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो उसको उस तरफ राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल वेक्टर, मतलब ये जो डीएल वेक्टर ये हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर डीएल वेक्टर क्या है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, वो जो प्लेन है इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर लाई कर रहा है डीएल वेक्टर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके परपेंडिकुलर होगा मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसके नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? यस सर। So see, these are the concepts which you need to understand पूरा अच्छे से, एक एक पॉइंट एक एक लाइन की क्या लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, तो सब चीज का मतलब है फिजिक्स में। फिजिक्स में कुछ भी ऐसे फालतू नहीं दिया हुआ रहता, मतलब खासकर मैग्नेटिज्म तक अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स अब केमिस्ट्री का भाई हो जाता है, तो केमिस्ट्री तो फिर एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे जब जाते हैं तो उसका कोई सिर पैर नहीं रहता, राइट। वो ऐसा है तो ऐसा है, एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ। यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग सब चीज का एक मैथमेटिकल डेरिवेशन और प्रूफ है कि इसी के वजह से ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ हमने। तो जब हम लोगों ने बोला कि ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कैसे होता है वो हम लोगों ने निकाल के देखा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर सर।
So electric field intensity E is always normal to the equipotential surface. That is, for any charge configuration, equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. Now, equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surface centered at the charge as shown in the figure. अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना होगा. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक स्फीयर जिसके कि सेंटर पे ये चार्ज प्रेजेंट हो, वो पूरा स्फीयर जो होगा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि Q से हर पॉइंट जो स्फीयर पे है दैट इज इक्विडिस्टेंट, और जितने इक्विडिस्टेंट पॉइंट है उन सब पे पोटेंशियल सेम होगा, Q/4πε0 R. हर पॉइंट जो कि इसके ऊपर सरफेस पे लाई करेगा स्फीयर के, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q/4πε0 R जो दिस इज कांस्टेंट. तो बिकॉज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल इक्विपोटेंट, इसको हर पॉइंट जो सरफेस पे है स्फीयर के वो इक्विपोटेंशियल होगा. सो हर चीज का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है. जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक स्फीयर हो जाएगा उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so for a single point charge, the equipotential surface is a concentric spherical surface centered at the sphere. Concentric मतलब कई सारे. अब equipotential surface एक ही तो होगा नहीं, ये भी equipotential surface हुआ, ये भी equipotential surface हुआ, तो सारे जो concentric spheres हैं, है ना, वो सारे surfaces basically equipotential surface होगा. और हमने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड. हर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे निकलता चला जाएगा, रेडियली आउटवर्ड. यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे भी. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये Yes, sir. सरफेसेस हैं और उनसे परपेंडिकुलर जो ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं रेडियली आउटवर्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है. ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. आगे समझ में बच्चों? Yes, sir. जी सर. Yes, sir. Now, for a uniform electric field, say along the x-axis, the equipotential surface are planes normal to the x-axis, that is planes parallel to the y-z plane. तो अगर हमारे पास एक 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है x-axis के along, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज along x-axis. तो और ये x है, ये y है और ये z है. अब अगर आपको बोलेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया? आप प्लेन YZ axis. YZ प्लेन के पैरेलल अगर एक कोई भी, Okay. तो ये जो YZ प्लेन के पैरेलल ये प्लेन है, ये हो जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा सरफेस. ठीक है, दैट्स व्हाट इज रिटन, द प्लेन्स पैरेलल टू द YZ प्लेन. जितने भी प्लेन्स हैं, ये हो गया, या फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला प्लेन हो गया, ये सारे जो प्लेन्स है YZ प्लेन के पैरेलल है. YZ प्लेन मतलब ये वाला प्लेन हो गया YZ, राइट. तो ये जो पूरा YZ प्लेन है उसके जितने प्लेन्स पैरेलल होंगे वो सारा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा. क्लियर है बच्चों? यस सर. So some of the important properties of equipotential surfaces are no work is done. Yes. किसी को कुछ पूछना है क्या? Okay. So some of the important properties of equipotential surfaces are, first is that no work is done in moving a test charge from one point to another point on an equipotential surface. पीछे हम लोगों ने देखा, मैंने करके भी दिखाया था. तो कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी चार्ज को, यू विल नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क.
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बिकॉज देखो, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, कुछ एक सरफेस ऐसा है और दूसरा लेट्स से कुछ ऐसा सरफेस, अब ये दोनों अगर मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो इसका पोटेंशियल कुछ V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है यूनिफॉर्मली, बट जो ये कॉमन रीजन होगा, पॉइंट कॉमन लाइन है, जो जितने पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे उसका पोटेंशियल V1 और V2 दोनों होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही पॉइंट का दो पोटेंशियल है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो इसीलिए ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। Yes, सर तो एक अगर लाइन चार्ज है तो उसका एक सिलेंडर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ हाँ हाँ, अभी वो सब हम लोग देखेंगे अभी अगले वाले पेज पे। अब देखो, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer in regions of strong electric field and they are farther apart in the regions of weak electric field। तो जहाँ पे surfaces पास पास है ना, मतलब वहाँ पे जो है फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग है, और जहाँ पे मान लो ये पास पास है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रांग है। और यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों ये सब जो है अगर दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मान लो ये जो E1 है और इसका वैल्यू E2 है, तो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। सो जब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन E2। Why? Because the equipotential surfaces here are densely packed, are near to each other as compared to the other case। क्लियर है बच्चों? तो अगर पॉइंट चार्ज, आप देखो कुछ कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया हुआ, ये पॉइंट चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि हम लोगों ने बोला था स्फीयर्स होते हैं, राइट, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। क्लियर है बच्चों? और अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ज, हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से पैरेलल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लेन्स हो जाएंगे, राइट। और अगर जैसे अभी बोला इसने कि भाई लाइन चार्ज अगर होगा तो लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर is the equipotential surface for a line charge। तो यहाँ पे सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए गए और ये सब बनाने आता है फील्ड लाइंस के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस को अलग अलग केस में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तुम देख सकते हो, डॉटेड लाइंस और ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो है पॉइंट वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, राइट। और बाकी आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हुआ आपको दिख रहा है। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज में ये हो गया, ये जो रेड से जो डॉटेड लाइन है ना, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये हो गया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया, सिंगल चार्ज का ये हो गया, और लाइन चार्ज का इधर यहाँ पे। क्लियर बच्चों? यस सर। yes, चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे थोड़ा सा ही रह गया है मेरे ख्याल से। इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ही गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस थोड़ा सा है, इसको भी कर लेंगे, तो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद फिर हम लोग का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस वाले पोर्शन पे चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों?
यस सर। ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। सर थैंक यू। थैंक यू सर।